जनवरी 2011, सैन फ्रांसिस्को की एक फेडरल कोर्टरूम के अंदर 5 महंगे सूट पहने वकील बैठे थे। दूसरी तरफ सिर्फ एक 21 साल का लड़का, नाम था जॉर्ज हॉड्स। उसके पास न कोई बड़ी लॉ फर्म थी, न कोई करोड़ों का बैकअप। उसकी जेब में सिर्फ $32 थे और वो अभी भी अपने माता पिता के घर के एक छोटे से कमरे से कोड लिखता था। लेकिन उसके सामने बैठी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक थी। मामला सिर्फ एक हैकर का नहीं था। जज ने ऐसा आदेश दिया था जो शायद ही कभी किसी अदालत ने दिया हो। सिर्फ जॉर्ज का डेटा नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की जानकारी मांगी गई थी जिन्होंने उसकी वीडियो देखी थी। यानी अब निशाने पर सिर्फ एक लड़का नहीं था, बल्कि उसकी पूरी ऑडियंस थी। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक साधारण सा लड़का दुनिया की सबसे ताकतवर टेक कंपनियों के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया? इस कहानी की शुरुआत न्यू जर्सी के एक शांत से शहर से होती है। जॉर्ज बचपन से ही बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं जॉर्ज हर मशीन को खोलकर समझना चाहता था। उसके लिए कोई भी बंद सिस्टम एक चुनौती था। अगर कोई चीज़ लॉक है तो ज़रूर उसे खोलने का कोई तरीका भी होगा। स्कूल के दिनों में ही उसने अपना खुद का 3D इमेजिंग सिस्टम बना दिया। उसका प्रोजेक्ट इतना शानदार था कि उसे राष्ट्रीय स्तर की साइंस प्रतियोगिता में स्कॉलरशिप मिली और पहली बार टीवी पर उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। फिर आया साल 2007। पूरी दुनिया एक नए डिवाइस की दीवानी हो चुकी थी। पहला आईफोन लॉन्च हुआ। लोग घंटों लाइन में लगकर उसे खरीद रहे थे। लेकिन इस फ़ोन के साथ एक ऐसी शर्त थी जिसे ज़्यादातर लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। आपने फ़ोन खरीदा ज़रूर था, लेकिन उसे सिर्फ एक ही मोबाइल नेटवर्क पर इस्तेमाल कर सकते थे। यानी पैसे आपके, लेकिन कंट्रोल कंपनी का। जॉर्ज को यही बात सबसे ज़्यादा खटक गई। सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने अपने कमरे को एक छोटी सी लैब बना दिया। एक छोटा स्क्रू ड्राइवर, कुछ तार, इंटरनेट फोरम और घंटों की मेहनत। 5 हफ्तों तक वह लगातार आईफोन के अंदर छिपे हर छोटे बड़े हिस्से को समझता रहा। आखिरकार उसे वो छोटा सा चिप मिल गया जो फ़ोन को सिर्फ एक नेटवर्क से बांध कर रखता था। उसने एक बेहद सटीक हार्डवेयर ट्रिक और अपना लिखा हुआ कोड इस्तेमाल किया। फिर उसने दूसरे नेटवर्क का सिम कार्ड डाला और फ़ोन चालू हो गया। उस पल दुनिया का पहला अनलॉक किया हुआ आईफोन उसके हाथ में था। उसने पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की और इंटरनेट पर डाल दी। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गई। पूरी टेक दुनिया हैरान थी। अरबों डॉलर की कंपनी की सबसे बड़ी सुरक्षा एक 17 साल के लड़के ने अपने बेडरूम में बैठकर तोड़ दी थी। सबको लगा अब उसके दरवाजे पर कंपनी के वकील आएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। एक मोबाइल रिपेयर कंपनी उसके घर पहुंची और उस अनलॉक किए हुए आईफोन के बदले उसे एक स्पोर्ट्स कार और 3 नए आईफोन ऑफर किए। जॉर्ज ने बिना ज़्यादा सोचे वो डील स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद उसके इनबॉक्स में एक और ईमेल आया। इस बार भेजने वाला कोई आम इंसान नहीं था। ये ईमेल एप्पल के को फाउंडर स्टीव वॉजनियक का था। उन्होंने उसे धमकी नहीं दी, बल्कि बधाई दी, क्योंकि एक असली इंजीनियर दूसरे इंजीनियर की जिज्ञासा को समझता है। लेकिन जॉर्ज के लिए आईफोन सिर्फ एक शुरुआत थी। फ़ोन को खोलना उसके लिए अब आसान लगने लगा था। उसे अब उस मशीन में दिलचस्पी थी जिसे पूरी दुनिया का हैकिंग कम्युनिटी सालों से तोड़ने की कोशिश कर रही थी और हर बार असफल हो रही थी। वो मशीन थी सोनी का प्लेस्टेशन 3। 2009 तक एक्सबॉक्स हैक हो चुका था, वी भी टूट चुका था, लेकिन प्लेस्टेशन 3 अब भी अजेय माना जाता था। सोनी ने उसकी सुरक्षा इतनी परतों में बनाई थी कि दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स भी उसके अंदर नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन जॉर्ज ने तय कर लिया कि अब अगला निशाना यही होगा। कई हफ्तों तक उसने सिस्टम को समझा। उसने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ पढ़ा। धीरे धीरे उसे एक छोटी सी कमजोरी दिखाई दी, इतनी छोटी कि शायद सोनी के इंजीनियरों ने भी कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। जॉर्ज ने उसी कमजोरी का इस्तेमाल किया और पहली बार प्लेस्टेशन 3 की मेमोरी तक पहुंच बना ली। अब उसके पास उस सिस्टम पर ऐसा कंट्रोल था जो दुनिया में किसी और के पास नहीं था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसने इस खोज को छिपाया नहीं। उसने इसे इंटरनेट पर सार्वजनिक कर दिया। उसका मकसद गेम्स की चोरी करवाना नहीं था,
वो सिर्फ एक बात मानता था, अगर आपने किसी चीज़ के पैसे दिए हैं तो उस पर पूरा अधिकार भी आपका होना चाहिए। अगर आपने एक मशीन खरीदी है तो उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का हक भी आपका होना चाहिए। यहीं से जॉर्ज हॉर्ट्स और सोनी के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जो आगे चलकर सिर्फ एक हैकर और एक कंपनी की नहीं रहने वाली थी। यह लड़ाई बनने वाली थी मालिकाना हक, डिजिटल आज़ादी और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के अहंकार की। जॉर्ज के इस खुलासे के बाद सोनी ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की। उसने सीधे जवाब दिया, लेकिन कोर्ट से नहीं, बल्कि अपने करोड़ों ग्राहकों पर असर डालने वाले एक फैसले से। कंपनी ने एक नया फर्मवेयर अपडेट जारी किया। इस अपडेट ने सिर्फ सुरक्षा की कमी को बंद नहीं किया, बल्कि प्लेस्टेशन 3 का एक बेहद लोकप्रिय फीचर भी हमेशा के लिए हटा दिया। ये फीचर था अदर ओएस, जिसकी मदद से लोग अपने प्लेस्टेशन पर लिनक्स इंस्टॉल कर सकते थे और उसे एक छोटे कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। कई विश्वविद्यालय रिसर्च के लिए PS3 का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ वैज्ञानिकों ने तो कई प्लेस्टेशन जोड़कर सुपर कंप्यूटर तक बना दिए थे, लेकिन एक अपडेट ने सब कुछ खत्म कर दिया। यहीं से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सवाल सिर्फ जॉर्ज का नहीं रह गया था। अब लाखों लोग पूछ रहे थे, अगर मैंने ये मशीन खरीदी है तो क्या ये सच में मेरी है? सोनी ने एक हैकर को रोकने की कोशिश में अपने ही ग्राहकों की आज़ादी छीन ली थी। इंटरनेट पर विरोध शुरू हो गया। क्लास एक्शन मुकदमे दायर होने लगे। जो लड़का कल तक सिर्फ एक हैकर था, वो अचानक उन लाखों लोगों की आवाज़ बन गया जिन्हें लग रहा था कि उनकी खरीदी हुई चीज़ पर भी उनका पूरा अधिकार नहीं है। लगातार विवाद, मीडिया का ध्यान और लोगों की उम्मीदों से थककर जॉर्ज ने 2010 के बीच में एक ब्लॉग पोस्ट लिखी। उसने कहा कि वो अब प्लेस्टेशन हैकिंग छोड़ रहा है। उसने समुदाय को धन्यवाद कहा और खुद को इस लड़ाई से अलग कर लिया। बाहर से देखने पर ऐसा लगा कि कहानी यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होने वाली थी। उसी साल दिसंबर में जर्मनी में दुनिया का सबसे बड़ा हैकर सम्मेलन आयोजित हुआ। वहाँ एक टीम ने मंच पर आकर सोनी की सुरक्षा में छिपी ऐसी गलती दिखाई जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। प्लेस्टेशन की सुरक्षा एक क्रिप्टोग्राफिक रैंडम नंबर पर आधारित थी, लेकिन सोनी ने हर बार नया नंबर बनाने के बजाय वही एक नंबर बार बार इस्तेमाल किया। सुनने में ये छोटी गलती लग सकती है, लेकिन क्रिप्टोग्राफी की दुनिया में ये सबसे बड़ी भूलों में से एक थी। इसका मतलब था कि कोई भी व्यक्ति गणित की मदद से सोनी की मास्टर की निकाल सकता था, और एक बार मास्टर की बाहर आ गई तो पूरी सुरक्षा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ये ऐसा ताला था जिसे अब सॉफ्टवेयर अपडेट से कभी बंद नहीं किया जा सकता था। जॉर्ज ने यह प्रस्तुति देखी और उसकी रिटायरमेंट वहीं ख़त्म हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसने अपने ब्लॉग पर प्लेस्टेशन की मास्टर की सार्वजनिक कर दी। कुछ सेकंड के अंदर वो इंटरनेट पर फैल गई। हजारों वेबसाइटों ने उसकी कॉपी बना ली। अब सोनी उसे कभी वापस नहीं छिपा सकती थी। इतना ही नहीं, जॉर्ज ने सोनी के वकीलों का मजाक उड़ाते हुए एक रैप गाना भी रिलीज कर दिया। ये सीधे सीधे कंपनी को खुली चुनौती थी। सोनी का जवाब इस बार पहले से कहीं ज़्यादा आक्रामक था। जनवरी 2011 में कंपनी ने जॉर्ज पर मुकदमा कर दिया। कॉपीराइट उल्लंघन, कंप्यूटर फ्रॉड और कई गंभीर आरोप उसके ऊपर लगा दिए गए। लेकिन सबसे डराने वाली बात मुकदमा नहीं थी। सोनी ने अदालत से उसके ब्लॉग, यूट्यूब, ट्विटर, पेपाल और गूगल अकाउंट का पूरा डेटा मांग लिया। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने उसकी वीडियो देखी थी उनके IP एड्रेस तक मांगे गए। यानी अब सिर्फ जॉर्ज नहीं, उसकी पूरी ऑडियंस कंपनी की नज़र में थी। सोचिए, सिर्फ एक वीडियो देखने भर से आपका नाम भी एक कॉरपोरेट कानूनी लड़ाई का हिस्सा बन सकता था। यह मामला अब सिर्फ हैकिंग का नहीं रहा था, ये डिजिटल प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मुद्दा बन चुका था। उस समय जॉर्ज के पास पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। वह सोनी जैसी अरबों डॉलर की कंपनी से कानूनी लड़ाई लड़ ही नहीं सकता था। लेकिन तभी इंटरनेट उसके साथ खड़ा हो गया। दुनिया भर से लोगों ने उसे पैसे भेजने शुरू कर दिए ताकि वो अच्छे वकील रख सके। टेक कम्युनिटी, गेमर्स और प्रोग्रामर्स ने पहली बार इस मामले को सिर्फ एक हैकर बनाम कंपनी की लड़ाई नहीं, बल्कि जिस चीज़ के पैसे आपने दिए हैं क्या उस पर आपका हक है जैसे सवाल से जोड़कर देखना शुरू किया। फिर इस कहानी में एक नया नाम जुड़ा, अन्नामोन्स। इंटरनेट पर सक्रिय यह समूह
पहले से ही बड़ी संस्थाओं के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों के लिए जाना जाता था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सोनी की आलोचना की और उसके कई ऑनलाइन सर्वरों पर डीडॉस हमले शुरू कर दिए। सोनी की वेबसाइटें बार बार बंद होने लगी। पूरी दुनिया में कंपनी की छवि तेजी से खराब होने लगी। एक साधारण सी कानूनी लड़ाई अब वैश्विक विवाद बन चुकी थी। आखिरकार अप्रैल 2011 में जॉर्ज ने समझौता कर लिया। उसने कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और वादा किया कि वो भविष्य में कभी भी सोनी के हार्डवेयर पर कोई रिसर्च या हैकिंग सार्वजनिक नहीं करेगा। बाहर से देखने पर ऐसा लगा कि सोनी जीत गई और जॉर्ज हार गया, लेकिन असली कीमत अभी बाकी थी। समझौते के सिर्फ कुछ दिनों बाद प्लेस्टेशन नेटवर्क पूरी दुनिया में बंद हो गया। सोनी को पता चला कि किसी ने उसके नेटवर्क में घुसकर लगभग 7.7 करोड़ ग्राहकों का डेटा चुरा लिया है। नाम, ईमेल, पते, जन्म तिथि और दूसरे निजी विवरण सब खतरे में थे। पूरी प्लेस्टेशन नेटवर्क लगभग 23 दिनों तक बंद रही। लाखों लोग ऑनलाइन गेम नहीं खेल सके। सोनी को करीब $171 मिलियन का सीधा नुकसान हुआ, जबकि उसकी साख को जो चोट पहुंची उसकी कीमत कभी पूरी तरह नहीं आंकी जा सकी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस डेटा चोरी के लिए कभी भी जॉर्ज हॉट्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। उसने खुद सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा की। असली हमलावर आज तक निश्चित रूप से पहचाने नहीं जा सके। लेकिन एक बात साफ थी, सोनी ने एक जिज्ञासु लड़के को अदालत में घसीटकर ऐसा माहौल बना दिया था जहां पूरी इंटरनेट कम्युनिटी उसके खिलाफ खड़ी हो गई। कंपनी मुकदमा तो जीत गई, लेकिन उसने उससे कहीं ज़्यादा खो दिया, जितना कोई अदालत उससे कभी वसूल नहीं सकती थी। और जॉर्ज, वो गायब नहीं हुआ। कुछ समय बाद गूगल ने उसे अपनी सबसे प्रतिष्ठित सुरक्षा टीम प्रोजेक्ट ज़ीरो में शामिल किया। बाद में उसने अपनी खुद की सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनी शुरू की, क्योंकि उसके लिए कार भी एक बंद सिस्टम थी और बंद सिस्टम उसे हमेशा चुनौती देते थे। शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जॉर्ज हॉट्स कभी सिर्फ एक हैकर नहीं था, वो उस सोच का प्रतिनिधित्व करता था जो मानती है कि अगर आपने किसी चीज़ के पैसे दिए हैं तो उसे समझने, बदलने और बेहतर बनाने का अधिकार भी आपका होना चाहिए। कंपनियां अपने उत्पादों पर जितने चाहें ताले लगा दें, लेकिन जिज्ञासा पर कभी ताला नहीं लगा सकती। और इतिहास बार बार यही साबित करता है कि हर बार जब कोई बड़ी कंपनी ये भूल जाती है, कहीं ना कहीं कोई नया लड़का अपने कमरे में बैठा हाथ में एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेकर अगला ताला खोलने की तैयारी कर रहा होता है।